सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, एक और मार्केट में हमारा आईपीओ आ चुका है। आज हम एक और आईपीओ के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या इट इज वर्थ अप्लाइंग और नॉट, क्या इस पे अप्लाई करना है या दूर रहना है इससे। सारी ए टू जेड बातें करेंगे। आज मैं बात करूंगा आपसे जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक की। गाइस, पहली बात तो पता है, मैं आपको हर वीडियो में अपने ये बोलता हूँ आईपीओ की यार हवा चल रही है। बुल मार्केट में जब मार्केट हमारी होती है तो बहुत सारी कंपनीज अपना आईपीओ लेके आ जाती है। उसी तरीके से एक और हमारी कंपनी आज हमारा जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ लेके आ गई है। तो देखते हैं, बातें करते हैं, पूरा कंपनी की हिस्ट्री जानेंगे, कंपनी क्या करती थी पहले और इस स्मॉल फाइनेंस बिजनेस में कैसे आई। पहले ये एनबीएफसी थी। जस्ट टू टेल यू कि एनबीएफसी क्या होता है। एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो पहले एनबीएफसी थी, फिर 2019 में इसको अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला 2019 में। उसके बाद से अब क्योंकि बुल मार्केट में आपको पता है आईपीओ आते हैं कंपनीज के, तो एक हमारी कंपनी को और आईपीओ लेके आई है। सो गाइस, पहले सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो और पहले हम बात करते हैं जरा ग्रे मार्केट प्रीमियम की कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैं डेट वाइज आपको एनालाइज करके बताता हूं कि आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। अभी देखा जाए तो 4 फरवरी को हमारा जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था करीबन 108 रुपए का था, फिर हुआ 80 रुपए का, फिर 6 फरवरी को हुआ 66 का, और क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस का डेटा है, पूरे दिन चेंज होता रहता है। क्लोजिंग के टाइम तो 7 फरवरी को 66 रुपीज का था, जो अप्रोक्सीमेटली 15.94% बनता है किस चीज का, कट ऑफ प्राइस का। अभी मैं आपको बताऊंगा जो आपका कट ऑफ प्राइस होता है ना, जो जैसे जब लिमिट होती है, जब रेंज में आप अप्लाई करते हो, मान लो 100 से 110 है किसी आईपीओ के उसका इशू का प्राइस, तो जो ये वाला प्राइस होता है ना, इसको कहते हैं कट ऑफ प्राइस, ठीक है। और इसी के कट ऑफ प्राइस पे ही ये जो परसेंटेजेस होती हैं कैलकुलेट होती हैं। ये सारी परसेंटेजेस कट ऑफ प्राइस पे कैलकुलेट होती हैं। 100 रुपए भी कैलकुलेट नहीं होती, जिसको हम कहते हैं फ्लोर प्राइस, इस पे कैलकुलेट नहीं होती हैं। तो अभी करंटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 66 रुपीज का चल रहा है, जो कि अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं तो 15.94% अप्रोक्सीमेट बनता है। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज देखने वाली ये है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का कस्टमर बेस कैसा है। क्योंकि गाइज ये एक आपको पता है, इट इज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है, उसका जो कस्टमर बेस होता है ना, वो होता है लो इनकम का। मतलब तो कहीं ना कहीं जब ये ग्रुप को हमारे बैंक, जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक से अगर लो इनकम ग्रुप्स को टारगेट करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, एनपीए की। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एनपीए की, विच आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो कहीं ना कहीं होता क्या है, क्योंकि जो कस्टमर बेस है आपका, कस्टमर बेस आपका जो लो इनकम का है, तो काफी बार जो बैंक्स होते हैं ना, दे गिव अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन से मेरा मतलब है कि उनको पता होता है कि ये उनको पैसा वापस ना मिले, बट फिर भी वो दे देते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारी स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग कंपनीज होती है, सबसे बड़ा थ्रेट मैं बोलूंगा बिजनेस को यही होता है कि जो कस्टमर बेस होता है उनका वो लो इनकम होता है और दे गिव अनसिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। और अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा होंगे तो हमारा एनपीए भी बढ़ जाएगा। अब मेन चीज क्या है, जैसे हमने बात करी कि पहले कंपनी एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन थी, और ये जब इनकॉर्पोरेट एस्टैब्लिश जब हुई थी 2006 की बात है, 2006 में इसको एनबीएफसी का लाइसेंस मिला था। उसके बाद 2019 में इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला एंड इट गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम एन एनबीएफसी टू अ कमर्शियल बैंक, जब इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला। अब मेन चीज इसमें देखने वाली ये है कि जैसे मैंने बात करी कि एनपीए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं यार आपकी ऐसी कंपनीज की जो स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि इनका कस्टमर बेस बहुत नीश होता है। नीश में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दे गिव अनसिक्योर्ड लोन्स टू पीपल हु हैव एक्सट्रीमली लो इनकम, और इसलिए कहीं ना कहीं ये जो बात आती है ना हमारी एनपीए की, जो हमारी बात आती है एनपीए की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक में डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको पता है एनपीए दो तरीके के होते हैं, आपका होता है ग्रॉस एनपीए और फिर नेट एनपीए कितना रहा आपका। जो आपका ग्रॉस एनपीए कंपनी का वो अप्रोक्सीमेटली 2.44% है, और जो नेट एनपीए है कंपनी का वो 0.87% है, अगर मैं बात करूं परसेंटेज टर्म्स में। और ये जो डेटा है आपका सारा ही सितंबर 2023 तक का है, उससे पहले का डेटा ये नहीं है, क्योंकि रिसेंटली हमारी इस कंपनी को एनबीएफसी से एक कमर्शियल बैंक का लाइसेंस मिला था। तो कहीं ना कहीं डेटा अभी इतना हमें इसके पास नहीं है, बट जितना हम कर सकते हैं आपके लिए एनालिसिस मैं करके बताता हूं आपको। सो गाइस, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब कंपनी के आउटलेट्स कितने, कंपनी की ब्रांचेस कितनी है। जो हमारी कंपनी है ना, इसकी अप्रोक्सीमेटली टोटल 771 ब्रांचेस हैं, ठीक है। टोटल जो रिटेल आउटलेट्स हैं, जो टोटल बैंकिंग ब्रांचेस हैं, आउटलेट्स जो है बैंकिंग आउटलेट्स, वो 771 है, और इसमें से रूरल आउटलेट्स 278 है कंपनी के, ठीक है। कंपनी के रूरल आउटलेट्स हैं 278, और इसमें टर्म लिखी है मैंने सीएजीआर। गाइस, सीएजीआर जिसको नहीं पता, सीएजीआर होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो जो जिस हिसाब से जो कंपनी के डिपॉजिट्स हैं, जो कंपनी के डिपॉजिट्स हैं, वो परसेंटेज टर्म में अगर हम कैलकुलेट करें किसी बैंक के लिए, तो वो सीएजीआर में आता है, और उसके जो एसेट्स ग्रो कर रहे हैं वो 15.16% से कर रहे हैं, जो कि हमारा डिपॉजिट साइज होता है। और ये जो डेटा है ये 2021 से लेकर 2023 तक का है, ठीक है। जो हम सीएजीआर डिपॉजिट्स की बात करें कि डिपॉजिट्स कौन सी परसेंटेज में कितने से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
अब ये देखो, अब मैंने आप लोगों के लिए 2021 का डेटा, 2022 का डेटा और 2023 का डेटा यहाँ पे लिख रखा है। अब रेवेन्यू देखो कंपनी का, रेवेन्यू 2021 में था 2721 करोड़, फिर 2022 में हो गया 3062 करोड़, फिर 2023 में हो गया 3700 करोड़। अगर मैं एसेट्स की बात करूं कंपनी के तो 19,079 करोड़, 20,189 करोड़। और अगर मैं 2023 की बात करूं तो 25,644 करोड़ के इसके एसेट्स थे। प्रॉफिट की बात करते हैं, सारी फिगर्स करोड़ में, जैसे आपको पता है 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 72 करोड़, ठीक है। फिर 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट हो गया 17 करोड़, और फिर एक अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला इसके प्रॉफिट्स में, जो 2023 में इसके प्रॉफिट से 256 करोड़ के 256 करोड़ के इसके प्रॉफिट्स थे, अगर मैं 2023 की बात करूं। अगर मैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूं, मैं पी रेशियो के अकॉर्डिंग बोलूं तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ रहा है, अच्छी वैल्यूएशन है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, बट हाँ इससे भी और अच्छी कंपनीज हैं, उसके बारे में भी आगे हम बातें करेंगे कि जो और पीयर कंपैरिजन है, जो ऑलरेडी कंपनीज हैं इस मार्केट में, वो किस हिसाब से ट्रेड कर रही हैं और इन जनरल उनका पी रेशियो क्या चल रहा है, एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा आपको। अभी जो करंटली जो हमारा जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका जो पी रेशियो चल रहा है वो 10.5 का चल रहा है, और जो पीबी रेशियो चल रहा है वो 1.4 टाइम्स चल रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.4 का पीबी रेशियो चल रहा है। तो ठीक ठाक वैल्यूएशन है अगर मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से बताऊँ आपको। मेन प्रॉब्लम्स क्या है बैंक के साथ, हर बैंक के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें मेन दिक्कत क्या है, इसका जो कस्टमर बेस है ना, वो कुछ ऑल्दो इसके 22 स्टेट्स में आउटलेट्स हैं कंपनी की, जो मैंने 771 ब्रांचेस के बारे में बात करी थी आपसे। इस कंपनी की 771 ब्रांचेस तो हैं, बट मेन चीज दिक्कत पता है क्या आ रही है, मेन चीज में दिक्कत आ रही है, इसका जो कस्टमर बेस है वो कुछ ही स्टेट्स तक कंसेंट्रिक है, मतलब ज्यादा फोकस्ड है। अगर मैं आपको स्टेट्स की बात करूं तो तमिलनाडु एक हमारा ऐसा स्टेट है, कर्नाटका हमारा ऐसा स्टेट है, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, ये जो 4 स्टेट्स है ना, ये जो 4 स्टेट्स हैं इसमें मेजर कस्टमर बेस है इनका। मेजर मतलब अप्रोक्सीमेटली 80% कस्टमर बेस बस इनको इन 4 स्टेट से मिलता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। तो कहीं ना कहीं जब दिक्कतें आएंगी, किसी स्टेट में इलेक्शन की वजह से दिक्कत आ गई, किसी स्टेट में कुछ हो गया, तो क्योंकि कस्टमर बेस इसका लिमिटेड है, क्योंकि इसका कस्टमर बेस बस मेजरली इन 4 स्टेट्स तक सीमित है, तो कहीं ना कहीं बैंक को बहुत ज्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम फेस हो सकती है। अगर कुछ आगे इन स्टेट्स में कुछ दंगे फसाद होते हैं या कुछ इन जनरल भी कुछ केओस क्रिएट होता है, और इसलिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है वेरी सेंट्रिक कस्टमर बेस, मतलब बहुत ज्यादा लिमिटेड और बहुत ज्यादा फोकस्ड है कुछ ही स्टेट्स में। अगर गाइज मैं इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करूं, अगर मैं आपसे इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज आती है, बट मैं टॉप कंपनीज आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रखी हैं। टॉप कंपनीज हैं आपकी, अब देखो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बारे में सबने सुना है। इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली 35.47 का है, अगर मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं। और एक और बैंक आ गया हमारा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका भी पी रेशियो 24.21 है। ये जो आईपीओ आ रहा है गाइस, जो हमारा जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड मार्केट में उतर रहा है। जो हमारी स्मॉल फाइनेंस की, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग की जो इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा क्लटर्ड है। अब काफी ज्यादा कंपनीज में ऑपरेट करती है, तो कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा अच्छा कंपटीशन फेस करने को मिलेगा। एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं, हमारी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। इसका भी जो पी रेशियो अप्रोक्सीमेटली सेम है इस कंपनी का, जो जन्ना से 10.15 का पी रेशियो है। और एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस कंपनी का जो पी रेशियो है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वो भी 24.21 है। और जो इन कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन है वो ऑलमोस्ट इतनी पुरानी है जितनी हमारी एनबीएफसी जो पहले जन्ना थी, और अब जब उसको 2019 में कमर्शियल बैंक का लाइसेंस मिला था। सो गाइज अब एक चीज के बारे में और बात करते हैं। एक चीज जो मेन है कि भैया इशू साइज क्या है कंपनी का, कंपनी की अलॉटमेंट कब होगी, प्राइस ब्रैकेट क्या है, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज मेन देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था कि कंपनी का इशू साइज, क्योंकि ये सारा फ्रेश इशू है, दिस इज नॉट एन ऑफर फॉर सेल, 570 करोड़ का पैसा ये आपसे लेने आई है, आपसे रेज करने आई है। तो लिस्टिंग डेट क्या है, लिस्टिंग डेट आपकी इसकी 7 फरवरी इसके लेके 9 फरवरी तक लिस्टिंग डेट्स है। अभी जब मैं 8 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, अभी हमने परसेंटेज टर्म्स में भी बात करी कि अप्रॉक्सीमेटली 66 का जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम वो चल रहा है। प्राइस रेंज क्या है, 393 से लेके 414, ये वही प्राइस है जिसकी परसेंटेज टर्म्स में हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम कैलकुलेट होता है, जिसके बारे में हमने बात करी थी। दिस इज कट ऑफ प्राइस, दिस इज कट ऑफ प्राइस, और कैप प्राइस भी बोल सकते हो उसको आप, और आप इसको कैप प्राइस भी बोल सकते हो। और जो 393 है हमारा, ये है हमारा फ्लोर प्राइस, ठीक है। और अगर मैं लॉट साइज की बात करूं तो करीबन 36 का लॉट साइज है इसमें, जो हमारा आईपीओ आ रहा है 36 का लॉट साइज है। इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, जब आप 36 को 393 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 14148, और जब आप 36 को 414 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 14,904। ये आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, डिपेंडिंग कि आप फ्लोर प्राइस पे अप्लाई करो या कट ऑफ प्राइस पे। और गाइस आपको पता है
IPOs में सब्सक्रिप्शन 100%, 200%, 300%, जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा सब्सक्रिप्शन उतना उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा IPO में हम जब भी अप्लाई कर रहे हैं हमें हमेशा कैप प्राइस या कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करता है। अगर इस पे करोगे तो जो चांसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। हमेशा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है और 99% जो आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है हमेशा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पे जाता है, तो वो 14,000 इस केस में आज जो एक लॉट आपको पड़ेगा, एक लॉट में जिसमें 36 शेयर हैं, 14,904 रुपए का आपको एक लॉट पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं। अब थोड़ा अलॉटमेंट डेट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अलॉटमेंट डेट जो है वो 12 फरवरी की है और जो जिन लोगों को नहीं मिली उनके अकाउंट्स में रिफंड क्रेडिट होगा 13 फरवरी को। और जो इसकी लिस्टिंग डेट है 14 तारीख की ही लिस्टिंग है और 14 तारीख को ही आपका वैलेंटाइंस डे है। आई होप आपको अलॉटमेंट मिले एक लॉट की और वो जब वो खुले आपको 100%, 200%, 300% के रिटर्न देखने को मिले। तो गाइज हैप्पी वैलेंटाइंस डे अगेन, वंस अगेन। तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलूँ आपको, सो गाइज जैसा कि हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, 570 करोड़ का IPO आपसे पैसे लेने आया है, हमें अप्लाई करना है नहीं करना ये सब आपकी ड्यूटी है। बट अगर आप अप्लाई कर रहे हो आपको एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है और 100% से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिटेल कैटेगरी और HNI कैटेगरी, HNI चाहे वो बिग हो चाहे स्मॉल कैटेगरी हो, सब में मिल चुका है। 100% से ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 100% के आसपास ही चल रहा था जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा था। कहीं ना कहीं IPOs की हवा चल रही है, अलॉटमेंट कम मिल रही है, तो इसी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। चाहे वो कंपनी जैसी भी हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल जाता है, भले ही वो लिस्टिंग के बाद गिर जाए। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, चांसेस बढ़ाने हैं। अपने फैमिली मेंबर्स, हर एक फैमिली मेंबर के अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई कर देना है। हमें ये नहीं करना कि अगर मेरे इंडिविजुअली 5 डीमैट अकाउंट है तो मैं 5 डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई कर रहा हूँ। उस केस में क्या होगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सचेंज रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक फ्रॉड में आता, क्योंकि आपके सारे डीमैट अकाउंट आपके एक ही पैन कार्ड से लिंक्ड होते हैं, विच इज नॉट द केस जब आप एक एक फैमिली मेंबर के अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करोगे, क्योंकि सबके जो पैन कार्ड्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो इसमें जो आपके एक लॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं जब किसी IPO में अप्लाई करता हूँ मैं वेट करता हूँ उसके लास्ट डे का और प्रीवियस डे का कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है क्या वो कम होते जा रहा है या बढ़ भी रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर वो बढ़ रहा है सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग कि कितने सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, अगर मैं पर्सनली देखूं, मैं कम से कम 500% का मेरे को रिटेल सब्सक्रिप्शन और HNI सब्सक्रिप्शन चाहिए, तभी मैं एक एक लॉट अपने सारे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से इसमें अप्लाई कर दूंगा, ताकि जो थोड़ा चांसेस भी बढ़े और अगर पैसे बने तो अच्छे से बने। क्योंकि कहीं ना कहीं सारा खेल ग्रे मार्केट प्रीमियम का अगर हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर होता है। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा उतना ज़्यादा आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ का भाव बढ़ जाता है अगर ज़्यादा लोग उसमें अप्लाई करते हैं। मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक की। सो गाइज मेरी इस वीडियो को, इस डिटेल्ड एनालिसिस को, जो हमारा जन्ना स्मॉल फाइनेंस का IPO है उसके बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इससे पहले आपको कौन से अलॉटमेंट मिली थी, आपने IPO में अप्लाई किया था। और थोड़ा मेरे को एक चीज़ और बताना, क्या आपको पता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन IPO एंड एन FPO। और अगर आपको इस टॉपिक पे एक और वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए एक और वीडियो IPO वर्सेस FPO या डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में वो ज़रूर लेके आऊँगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो भी आपको बेसिक से बेसिक डाउट है गाइज, आपको जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, शर्माना नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने आपको, मैं पर्सनली सारे आंसर करूँगा। और गाइज अगर आप IPO में अप्लाई करो तो उससे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो गाइज thank you for watching all our videos. Please like, share and subscribe to our channel and stay connected for more amazing content. Thank you so much for watching. See you guys. Bye.